चलिए, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, है ना। तो आज फिर से डिस्कस करते हैं। एक नया टॉपिक है, रिलेटेड है, बिल्कुल एक दूसरे से, बॉन्डिंग से रिलेटेड है। तो जैसे लास्ट टाइम हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी थी, आज देखेंगे पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट। तो पहले आज देखते हैं डाइपोल मोमेंट क्या है। डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट्स को समझने से पहले एक चीज समझिए कि मॉलिक्यूल दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। एक वो मॉलिक्यूल पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो पोलर है। क्या है? पोलर है। एक बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन पोलर है। क्या है वो? नॉन पोलर है। पोलर और नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऐसे एटम से मिलकर बना है जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो उनको हम बोलेंगे कि वो क्या है? पोलर। क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसकी ज्यादा होगी उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और दो पोल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इनको बोलते हैं क्या? ये पोलर है। और नॉन पोलर वो है जिनमें या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो, ध्यान सुनिएगा, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो, मीन्स O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड H, ऐसे हो। और या तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो इनकी तरह तो डाइपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाए। जैसे CH4 हम उसको ऐसे बना दें अगर, ठीक है, तो इन केसेस में इनके डाइपोल मूवमेंट क्या होते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। ये इधर आएगा, ये इधर। अभी अभी आप पढ़ने वाले हो क्या चीज है, ठीक है। तो ऐसे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सब कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ भी डाइपोल मूवमेंट जीरो, इट मींस ये नॉन पोलर कैटेगरी में होगा। तो दो तरीके के मॉलिक्यूल पढ़ने हैं और उन्हीं मॉलिक्यूल का अभी हम डिस्कस भी करने वाले हैं, पोलर एंड नॉन पोलर की बात, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट है क्या? डाइपोल मूवमेंट ये प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है, मान लो A एंड B। तो A और B के बीच, सपोज B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, सो A carries partially positive charge and B has partially negative charge, but delta plus positive and negative always equal, means the positive charge on atom A and negative charge on atom B always equal but opposite in sign, magnitude equal but opposite sign. So dipole moment mu means what? The product of the magnitude of charge and bond length, means separation between them. So mu is equal to charge Q and distance D, or this S you can use both D and S. So Q into D. Q means charge means unit coulomb, D means distance means unit meter. So unit of mu means dipole moment, mu is C coulomb meter. Coulomb meter 1 device is equal to 3.33 into 10 to the power 30 कूलाम मीटर। अब यहां देखो, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या है? चार्ज है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। और डी क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस। अगर यूनिट हम देखेंगे कि म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, मींस डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो सी मतलब कूलाम, यूनिट ऑफ चार्ज, एंड डी मींस मीटर मीन्स यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो कूलाम मीटर, ठीक है। अब हम जो डाइपोल मोमेंट है उसको हम एक और यूनिट में लिखते हैं, जिसको बोलते हैं डिबाई। एक डिबाई, 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर 30 कूलाम मीटर के अप्रॉक्स होती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? तुम्हारा डाइपोल मोमेंट हुआ। क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट। मींस अब आप यहां से बता सकते हैं कि अगर कोई नॉन पोलर है, क्या है? नॉन पोलर है। अगर कोई नॉन पोलर है तो इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज जीरो, मींस डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा? जीरो। जिसके लिए भी म्यू की वैल्यू जीरो, दैट इज नॉन पोलर। और जिसके लिए म्यू की वैल्यू जीरो ना हो, म्यू की वैल्यू क्या हो? जीरो ना हो, इट मींस इट इज नॉन पोलर। इज इट पोलर? इट इज
पोलर। ठीक है, तो ये दो चीज क्लियर है कि डाइपोल मोमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा और कौन सा मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा। अगर उसके पास म्यू की वैल्यू 0 है तो वो पोलर नहीं है, अगर म्यू की वैल्यू 0 नहीं है दैट इज कॉल्ड, तब उस कंडीशन में क्या होगा, वो पोलर होगा। ठीक है, चलिए ये बात हुई। और क्या चीजें हैं इसमें देख लेते हैं। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, मतलब रेगुलर और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। कौन ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो जिसके लिए म्यू की वैल्यू 0 होगी। तो मैंने एक बार बताया कि जिनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काई ए माइनस काई बी 0 होगा, एक तो वो नॉन पोलर होंगे। दूसरा कौन नॉन पोलर होगा, दूसरे नॉन पोलर वो होंगे जिस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जिनकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी। अब ये रेगुलर ज्योमेट्री वाले कौन हैं, कौन से जो रेगुलर ज्योमेट्री वाले होंगे। तो रेगुलर ज्योमेट्री वाले देखिए कौन से हैं, जैसे हमने कहा कि जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, जैसे BF3 ट्राइंगुलर प्लेनर। ठीक है, जिनका sp3 होगा, जैसे CH4 CCl4। ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री वाले। जिनका sp3d होगा, ठीक है, स्क्वायर, जिनका sp3d2, ठीक है, ये सब क्या होंगे, सब के सब रेगुलर। जिनका हो जाएगा sp3d3, जैसे इनमें क्या हो जाएगा, sp3 हमने लिखा आई थिंक, तो sp3d है ना 5 PCl5। इनका ऑक्टाहेड्रल, जिनकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल, जैसे SF6, जिनकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, वो भी ऐसे होते हैं जैसे कि PCl5 वाले। जिनकी sp3d3, जैसे IF7, जिनको हम कहते हैं कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल है। क्या, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रीज वाले हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा रेगुलर ज्योमेट्री के हैं। इनके लिए म्यू की वैल्यू 0 मींस दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। चाहे वो बोरान ट्राइफ्लोराइड को देख लो, चाहे वो मीथेन की बात कर लो, चाहे SF6 की बात कर लो, चाहे IF7 की बात कर लो, चाहे PCl5 की बात कर लो, ये सब के सब रेगुलर ज्योमेट्री वाले हैं। इसीलिए सबकी क्या होता है, नॉन पोलर मींस दीज आर रेगुलर ज्योमेट्री। इनके लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। अब देखो कि इन्हीं हाइब्रिडाइजेशन में क्या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होती है। क्या डिस्टॉर्टेड मतलब होता क्या है, देखिए इनमें से किसी के पास, जितने हमने एग्जांपल लिखे हैं, अगर आप वेस्पर थ्योरी देखो या VBT के अकॉर्डिंग देखो, वेस्पर थ्योरी देखोगे आप, तो इसमें किसी में भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या वाटर भी रेगुलर ज्योमेट्री का है, क्योंकि उसका भी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसके सेंट्रल एटम ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं। तो जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो कभी भी रेगुलर नहीं हो सकते, तो उनको हम बोलते हैं वो क्या है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री वाले हैं। तो इनको आप कहते हो कि ये बेंट है, तो बेंट है तो इनका म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। जबकि इनका भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है, लेकिन वो बेंट होते हैं, इसलिए ये कभी भी रेगुलर नहीं होंगे। इसी तरीके से अमोनिया, ये रेगुलर नहीं है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 म्यू 0 नहीं हो सकता, है ना। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट तुमको मिल जाएंगे, जैसे XeOF2। ठीक है, ये एक भी ऐसे मॉलिक्यूल नहीं है जिनके पास रेगुलर ज्योमेट्री हो, जिनके पास लोन पेयर होता है, इसलिए इनकी म्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इनको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे इनको हम, ये पोलर मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो कुल मिला कहने के है कि जब वेस्पर थ्योरी पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा कौन रेगुलर होती है ज्योमेट्री, कौन इरेगुलर ज्योमेट्री होती है, यानी डिस्टॉर्टेड होती है। डिस्टॉर्टेड ऑलवेज क्या, पोलर, एंड रेगुलर ज्योमेट्री वाले हमेशा नॉन पोलर की कैटेगरी में रखे जाएंगे। ठीक है, एक बात ये हो गई। अच्छा, इनका यूज कहां कहां है, इस चीज का यूज कहां कहां हो सकता है। तो देखो इसकी एप्लीकेशन कहां कहां पे है। तो पहला एप्लीकेशन ये है कि आप पता कर सकते हैं कौन पोलर कौन नॉन पोलर, यानी पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। अगर आप पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड की बात करें
तो आप बॉन्ड की पोलैरिटी बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड पोलर, कौन सा बॉन्ड नॉन पोलर की कैटेगरी में जाएगा और किस कैटेगरी मतलब किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर जीरो नहीं है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों के बीच जिन्होंने बॉन्ड बनाया है कोवेलेंट बॉन्ड, अगर उनका जीरो नहीं है तो क्या होगा, वो पोलर होगा, ठीक है। और पोलैरिटी इंक्रीज होगी कैसे, जैसे मान लो हमने तुमको दिया कि भैया HCl है, HBr है, HF है और HI है, आप इनको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, राइट। तो डाइपोल मोमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, देखो एक एक एटम तो सब में क्या है, कॉमन है, फिर जो बचे हैं उनमें क्या वेरी कर रहा है, उनमें वेरी कर रहा है हैलोजन। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, राइट, इंक्रीज होती जाएगी। तो अब देखो हमें पता है कि F मोर पोलर देन मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Br और Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस अगर इधर की ओर है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा, HF, फिर कौन होगा HCl, फिर कौन होगा HBr, फिर कौन होगा HI होगा। तो सबसे कम पोलर कौन होगा, HI होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब मान लो हमने लिया CH3, दूसरा क्वेश्चन है CH3Br, CH3Cl, CH3I एंड CH3F। अब आपको इनमें बताना है कि सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, ऐसा समझिए सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट, हम बॉन्ड को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कौन पोलर कौन नॉन पोलर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया बोला अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, देखो CH3 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 मतलब एक ग्रुप तो कॉमन है, दूसरा क्या देखना है कहां चेंज हो रहा है, हेलोजन में चेंजेस हो रहे हैं। तो हम कहेंगे यही सीक्वेंस लगा दें कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसे यहां भी कर देंगे। अब बोलोगे ठीक है, तो पहला किसको आना चाहिए, सबसे पहला CH3F को, फिर किसको होना चाहिए CH3Cl को, फिर किसको होना चाहिए CH3Br को, फिर फोर्थ नंबर पे ये, आप यही कहोगे। लेकिन यहां ये गलत है, यहां पे ये गलत है, ध्यान रखिएगा। क्यों गलत है, क्योंकि F बहुत स्मॉल साइज में है, F बहुत स्मॉल साइज में है, तो CF का जो बॉन्ड है वो क्लोरीन से बाद में आएगा, यानी फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन होता है बेटा और सेकंड नंबर पे क्या होता है CH3F होता है। तो ये सीक्वेंस बनता है CH3Cl, CH3F, CH3Br एंड देन CH3I। ये सीक्वेंस होता है हेलो एल्केन्स में उनके पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स यानी डाइपोल मोमेंट ऑफ CX बॉन्ड में, ठीक है। क्या क्या, पहले Br तब F नहीं, पहले Cl फिर आपका F फिर Br फिर I का, क्लियर। तो ये हुआ पहला एप्लीकेशन कि हम बॉन्ड की पोलैरिटी को कैसे फाइंड करेंगे, कौन पोलर और कौन नॉन पोलर होता है। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि हम कैसे फाइंड करें कि ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा, डिसाइड करना कि ज्योमेट्री का मेरा कहने से मतलब क्या है, ज्योमेट्री का मेरा कहने से मतलब सिर्फ इतना है कि कौन रेगुलर ज्योमेट्री होगी, कौन डिस्टॉर्टेड होगी। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि रेगुलर और डिस्टॉर्टेड में कौन डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी, कौन रेगुलर होगी। तो रेगुलर वो होगी जिसके लिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इज इक्वल टू 0, नो डाइपोल मोमेंट, और जिसके लिए म्यू इज इक्वल टू अदर देन 0 मतलब नॉट इक्वल टू 0, इट मींस वो क्या होगी, वो हमेशा आपको पोलर की कैटेगरी में जाएगी। तो जिसमें म्यू की वैल्यू 0 वो नॉन पोलर, जिसमें ये है वो पोलर है। और पोलर हमेशा डिस्टॉर्टेड होते हैं मतलब अनसिमेट्रिकल होते हैं और रेगुलर वाले हमेशा सिमेट्रिकल होते हैं। तो जिसके भी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी वो समझ लेना कि वो क्या है, नॉन पोलर की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। तो दो हो गए। थर्ड पॉइंट क्या है, मान लो कि हमें ये कह दिया गया कि आप ये बताइए कि एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है, ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि डाइपोल मोमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड डाइक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ऐसे कहा जाता है कि जो अर्थो क्लोरो डाइक्लोरो बेंजीन है उसका डाइपोल मोमेंट मेटा डाइक्लोरो बेंजीन से ज्यादा होता है, क्यों। डाइपोल मोमेंट इन अर्थो डाइक्लोरो बेंजीन मेटा और पैरा से हमेशा ज्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए
हमने आपको बोला कि सिमेट्री, एक वर्ड लिखा था यहाँ पे, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, नॉन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। देखो सिमेट्रिकल में म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है अगर कंप्लीटली सिमेट्रिकल है तो जब हम तीनों बना रहे हैं इसमें बताओ कि किस में सिमेट्री ज्यादा अच्छी है, किस में आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है, मतलब कहीं कोई ऐसी लाइन जो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो हम देखते हैं कि ये है, यहां से एक एक्सिस जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। इनमें से कोई एक्सेस नहीं है, इनमें कोई ऐसा एक्सेस, परफेक्ट एक्सेस नहीं है, बट इसमें कह सकते हो कि यहां से थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है मेटा के केस में, लेकिन इसमें नहीं है। ये कंप्लीटली नॉन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। कौन? अर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो ड्यू टू लैक ऑफ सिमेट्री अर्थो की म्यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर, यानी म्यू अर्थो की सबसे ज्यादा, फिर म्यू मेटा, फिर उससे कम होगी म्यू पैरा। तो म्यू पैरा सिमेट्रिकल है, इसलिए म्यू इसके लिए क्या है, म्यू इज इक्वल टू 0 मींस ये क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है उसके अंदर, वो यहां से कट जाएगा, मींस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए क्या है ये सिमेट्रिकल है और ये नॉन पोलर की कैटेगरी में जाएगा। और भी देखो कि क्या हम बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हैं किसी तरीके से कि पोलर कौन, किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा, किसका कम। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन 12th में पूछा जाता है कि बताइए, अरेंज करिए इसको, CH3Cl है, इसको ऐसे लेते हैं, CHCl3 लेते हैं, CH2Cl2 लेते हैं और CCl4 लेते हैं। इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट में आपको अरेंज करना है। क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। एक ऐसे पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा सब ज्यादा डाइपोल मोमेंट में ज्यादा पोलर है, ऐसा बोलिए, कौन इसमें से ज्यादा पोलर होगा, ये या वो। ठीक है, तो इनका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कैसा बनाओगे इसको? हम इसको अगर बनाना चाहें तो मान लो ये H है, ये Cl, ये Cl, ये Cl। अब ध्यान रखना कि डाइपोल मोमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, यहां आपको समझ में आएगा। वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, क्यों, ये भी यहां समझ लीजिए। तो समझिए, वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। जिस चीज फिजिकल क्वांटिटी के पास दोनों है, दैट इज वो वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर टाइप की क्वांटिटी है। देखिए कैसे, जब हम डाइपोल मोमेंट बनाते हैं तो डाइपोल मोमेंट में डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कट करते हैं, जहां पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आइटम होता है उधर साइड, और एरो का जो हेड है, हेड किधर होता है? हेड होता है हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ टेल होती है और वहीं पे कट भी होता है। ठीक है, तो C जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl, तो जो वेक्टर के डायरेक्शन वो किसकी तरफ है? Cl की तरफ है। इस वाले में क्या होगा? इस वाले में भी यही केस आएगी। इसमें क्या होगा? इसमें उल्टा होगा, H इधर की तरफ है ना, C मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस केस में Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये वेक्टर दूसरे को कैंसिल करें, क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो सकता है बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो बचे कौन? ये दोनों, HCH डाइपोल मोमेंट और CCl डाइपोल मोमेंट, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दूसरे को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, सम अप हो जाएगा इनका। ठीक है, तो थोड़ा डाइपोल मोमेंट होगा इनका, यानी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसका 0 नहीं हो सकता। इसमें आते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको कैसे बनाएंगे? C। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं, H Cl एंड Cl, इसको ऐसे बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, कभी आप ऐसे मत बना दीजिएगा, ये ऐसे नहीं बनाता कि Cl यहाँ भी, Cl यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं बनाया जाता। ये जो मॉलिक्यूल है उसका जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो ऐसे नहीं प्रूफ करते, नहीं वो सपोर्ट करते कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो। ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं वो इस स्ट्रक्चर को, इस अरेंजमेंट को सपोर्ट करती हैं, इसलिए हम इसी को मान के चलेंगे। अब देखो H किधर है? H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, तो ये इधर हो गया, इसका डायरेक्शन भी C की तरफ होगा। यहां पर Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस रिजल्टेंट
वेक्टर को सपोर्ट करेगा, सब सेम डायरेक्शन में है, सब सेम डायरेक्शन में है। तो अब देखो किस अरेंज करो ऑर्डर को। अब ये इसमें देखो, तो इसमें देखोगे तो क्या होगा, इसको ध्यान से देखो तो ये तो चारों हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, चारों सीएल है ना, सीएल 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 एंड सीएल, तो ये इसकी तरफ कैंसिल आउट कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, तो इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। वैसे ही पहले लिख चुका हूं मैं, म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इसकी भी जीरो नहीं है, इसकी भी क्या है, जीरो नहीं है, ठीक है। तो हम जो देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में ये है, सबसे कम यही है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला था, तो हम लिखेंगे CCl4 क्या होगा, सबसे कम होगा, तो CCl4 का सबसे कम, उससे ज्यादा किसका होगा, अब डिसाइड करना है, इसका या इसका। देखो क्लोरोफॉर्म में दो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, लेकिन इसमें सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इनका रिजल्टेंट इधर जा रहा है, ये दोनों भी सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट करने का मतलब फिर उसके बाद किसका होगा, क्लोरोफॉर्म का होगा, CHCl4 का होगा, और फिर सबसे ज्यादा होगा किसका, CH2Cl2 का, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बनेगा इसका, बात समझ में आ गई। ओके, अब देखो और क्या यूज कर सकते हो, सिस ट्रांस में भी इसका यूज किया जा सकता है। अगर हम सिस ट्रांस की बात करें तो सिस ट्रांस में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। देखो कहां कहां सिस ट्रांस में यूज किया जा सकता है। आप कह सकते हो, जनरली ये कहते हैं कि ट्रांस का डायपोल मोमेंट कम होता है एज कंपेयर टू सिस, म्यू का सीक्वेंस यही होता है। फॉर एग्जांपल मान लो यहां भी H है, यहां भी H है, यहां पे Cl, यहां पे Cl। अब इस डायपोल मोमेंट से ऐसे लाइक लाइन खींचो दोनों कार्बन को लेते हुए। अब अगर लाइन के सेम साइड दोनों एक जैसे हों तो उसे बोलेंगे क्या है, वो सिस है। अगर डिफरेंट है, 180 डिग्री पर एक दूसरे से सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो उसको बोलेंगे क्या है, वो ट्रांस है। तो अभी फिलहाल देखो Cl मैच कर रहा है, वो भी 180 डिग्री पे है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड, इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये ट्रांस है। ये क्या है, ये ट्रांस है। और ट्रांस सिस इसका बनाओगे तो कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl। अब देखो डबल बॉन्ड के ऊपर और नीचे दोनों साइड सेम है, एक साइड भी सेम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तब भी काम चल जाएगा, तब भी उसको सीसी बोलेंगे, ठीक है। तो सिस में क्या होता है, सिस में इसका डायपोल मोमेंट किधर है, यहाँ पे Cl होना चाहिए, इसका डायपोल मोमेंट Cl की तरफ है, इसका भी डायपोल मोमेंट Cl की तरफ है, दोनों एक दूसरे के क्या है, 180 डिग्री पे नहीं है, बिल्कुल अपोजिट नहीं है। अपोजिट नहीं है तो कैंसिल नहीं करेंगे, और जब कैंसिल नहीं करेंगे तो क्या होगा बेटा, तब ये म्यू की वैल्यू इसके लिए जीरो नहीं हो सकती। लेकिन इसमें देखो, इसमें Cl का उधर की तरफ है, इस Cl का इधर की तरफ है, ठीक है। तो ये दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। हाइड्रोजन वाला वो कार्बन की तरफ है इसका डायरेक्शन, और इसका भी कार्बन की तरफ, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बट ये वाली जीरो नहीं होगी। इसलिए हमने कहा था कि सिस का डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। इसलिए सिस क्या होता है, पोलर होता है, ट्रांस जनरली नॉन पोलर होता है। लेकिन किस केस में, जब दोनों मैच कर रहे हो, HH Cl Cl। एक केस ऐसी आती है, मान लो डिफरेंट हो तो क्या करोगे, जैसे मान लो ऐसे बनाया, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे H है। अब आप कहोगे कि ये ट्रांस है HH, तो इसका तो जीरो होना चाहिए, लेकिन इसका जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। वो समझो कैसे मैं बोल रहा हूँ, C जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, Cl की तरफ होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ये कार्बन और CH3 किधर होगा, इधर उल्टा साइड, ये, क्योंकि कार्बन, हालांकि यहाँ दोनों सेम हो रहे हैं, बट क्योंकि अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाएगा एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा, तो कम से ज्यादा की ओर डायरेक्शन हुआ। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में हुए कि नहीं हुए, तो ये ट्रांस जीरो नहीं हो सकता। हाँ, हाइड्रोजन का कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, कार्बन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कैंसिल कर देगा दूसरे को, तो ये कैंसिल हो जाएगा दूसरे से, लेकिन ये दोनों दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते। इसलिए इसकी म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसके सिस से। सिस मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, H सेम साइड हो गए ना, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3। इस वाले में इनकी वैल्यू जीरो तो नहीं होगी, नो डाउट, Cl इधर और इसका इधर, तो ये क्या कर रहे हैं, ये जीरो तो नहीं होगी क्योंकि कोई भी दूसरे के 180 डिग्री पे नहीं, अपोजिट नहीं है, बट इसकी जो म्यू की वैल्यू है वो ट्रांस से कम होगी। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी एल्कीन में उसके दो पेयर्स,
मतलब H H का पेयर और Cl Cl का पेयर होता, यानी सिर्फ दो ही टाइप के ग्रुप होते, 1 2 3 4 1 2 3 4 चार हैं, चार में से दो पेयर बनते, दो सेम टाइप के, दो सेम टाइप के, तब तो वहां पे क्या होता, तब वहां पे ट्रांस का डाइपोल मोमेंट कम होता है और सिस का ज्यादा होता है। लेकिन जब उन 1 2 3 4 में से एल्कीन में चार ग्रुप जुड़े हैं और उन 4 में से 3 टाइप के होते, दो सेम टाइप के और दो डिफरेंट टाइप के, ठीक है, मतलब एक ही पेयर बनता, तो उस केस में ट्रांस वाला ज्यादा होता है क्योंकि इनके इंडक्टिव इफेक्ट का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो जब एल्कीन से 2 टाइप के ग्रुप, 4 ग्रुप जुड़े हों बट 2 टाइप के ही हो, HHCl Cl, ठीक है, तब तो सिस वाले का ज्यादा होता है। लेकिन अगर उसी एल्कीन में चार में से 3 प्रकार के हो गए, 3 टाइप के हो गए, जैसे CH3 एक, Cl2 और 2H, तो 3 टाइप के है ना, H CH3 और Cl, तो उस केस में हमारे साथ ट्रांस वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, सिस वाले का डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है। बात समझ में आई थी, ये बातें थी, ठीक। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे पोलैरिटी, फिर से वापस। आपको कह रहा है कि आप इसको डाइपोल मोमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। कौन कौन है, बोरान ट्राइफ्लोराइड, वाटर और अमोनिया, ठीक। तो देखो H कॉमन है तीनों में, तो हमने अभी बताया था इसके पहले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे म्यू की वैल्यू भी बढ़ेगी, ये बोला था ना। देखिए सबसे ज्यादा किस में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, H2O का होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर किसका होगा, अमोनिया का होगा। फिर किसका होगा, बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 का होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरान, तो ये सीक्वेंस बनेगा। अगर हम यहाँ CH4 ले लेते तो यहाँ पे पहले क्या आता, CH4 आता, फिर क्या आता, BF3 आता, ऐसे। मान लो अगर हमने CH4 भी ले लिया होता तो, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यही है, FHON, उसके बाद C देन बोरान, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। अभी मत कह कि फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो फ्लोरीन क्या है, वो अटैच्ड एटम है, सेंट्रल एटम नहीं। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी देख रहे हैं, सेंट्रल एटम की देख रहे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन और बोरान। ये नहीं है कि हम उसकी देख रहे हैं कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब क्या है कि वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो तो अटैच्ड ग्रुप है ना, सेंट्रल एटम नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम हम क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे हम पोलैरिटी और फजान रूल, पोलैरिटी एंड फजान रूल।